नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन दिन दहाड़े। भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर रेप मर्डर मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने यह बड़ा खुलासा किया है। दरिंदे ने मां बहन के कहने पर मासूम का शव छिपाया था। मां बहन की मदद से पानी टंकी में शव को छिपाया गया था। बिल्डिंग से नीचे शव को आरोपी फेंकना चाहता था। पुलिस की वजह से बिल्डिंग से शव नहीं फेंक पाए। आरोपी की ओर से ये बात कबूली गई है। दरिंदगी करने के 5 मिनट बाद बच्ची की हत्या कर दी थी। आरोपी ने ये तमाम बातें पूछताछ में कबूली है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा भोपाल रेप मर्डर मामले में हुआ है, जहां पर आरोपी ने ये कबूल किया है कि मां और बहन के कहने पर शव को छिपाया गया था। जो आरोपी था वो शव को फेंकना चाहता था, लेकिन पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी और पुलिस की टीम की वजह से बिल्डिंग से शव को नहीं फेंक पाया आरोपी। और दरिंदगी करने के 5 मिनट बाद बच्ची की हत्या भी कर दी गई है। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल नागर इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, ये बहुत बड़ा खुलासा आरोपी की ओर से किया गया है कि मां और बहन के कहने पर शव को पानी की टंकी में छिपाया गया था। नहीं तो आरोपी की प्लानिंग ये थी कि दरिंदगी करने के बाद, चूंकि 5 मिनट बाद उसने हत्या कर दी थी और शव को वो बिल्डिंग से नीचे फेंकना चाहता था। और क्या कुछ जानकारी मिली है पूछताछ में? देखिए, 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत करने के बाद दरिंदे ने मासूम बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में उसने कई राज उगले हैं। मासूम को अकेले देख उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसने मासूम के साथ दरिंदगी की और उसके 5 मिनट बाद उसने मासूम की हत्या कर दी। देखिए, बच्ची जब चीख पुकारने लगी तो उसका मुंह दबा दिया। बच्ची बेहोश हो गई और वो दरिंदगी करता रहा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बच्ची के शव को कपड़े में लपेटकर उसने वही पलंग के नीचे रख दिया। जब आरोपी की मां और बहन घर पर पहुंची तो शव को देख तीनों ने प्लानिंग कर पानी की टंकी में बच्ची के शव को रख दिया और ये प्लानिंग करते रहे कि जब यहां से पुलिस यहां वहां हो तो ये मल्टी से नीचे बच्ची के शव को फेंक दे। प्लानिंग ये भी इन्होंने की कि बच्ची के शव को छत पर ले जाकर रख दे, लेकिन पुलिस के ड्रोन कैमरे की निगरानी लगातार थी। पुलिस फोर्स लगातार वहां मौजूद था। इस कारण ये ना तो बच्ची को शव को ऊपर से नीचे फेंक पाए और ना छत पर बच्ची के शव को रख पाए। देखिए, कई राज जो है पुलिस के सामने आरोपी ने उगले हैं। आरोपी की मां पहले भी मानव तस्करी के मामले में इन पर मामला दर्ज हो चुका है और आरोपी की बहन पर भी कई तरह के मामले दर्ज है। ये हर 7 से 8 महीने में अलग अलग घर के किराए के घर को लेते थे। कई आपराधिक मामले इन पर पहले से दर्ज है और आरोपी जिस वक्त इसने घटना को अंजाम दिया वहां पर फॉगिंग की जा रही थी और वहां पर उस फॉगिंग मशीन की आवाज में बच्ची की जब चीख पुकार रही थी, उस दौरान बच्ची की चीख पुकार की आवाज फॉगिंग मशीन की आवाज में दब गई और वहां पर फॉगिंग जब की जा रही थी तो धुआं था। लोग कोई वहां पर थे नहीं, सुनसान जगह थी। उसी का फायदा आरोपी ने उठाया। अभी पुलिस जो है इस पूरे मामले में और भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर लिया है और चौंकाने वाले कई राज इसमें सामने आएंगे। ठीक है अनिल, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीमच जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया है। शिशु वार्ड में भर्ती 20 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। उल्टी, बुखार और शरीर पर फफोले पड़ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में इसे लेकर हड़कंप मच गया। गलत इंजेक्शन से तबीयत बिगड़ने की आशंका है। बच्चों को शुक्रवार को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया गया था। तो देखिए, 20 से अधिक बच्चे जो हैं वो बीमार पड़े हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नीमच जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया है। 20 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। गलत इंजेक्शन लगाने की आशंका है। उल्टी, बुखार और शरीर पर इनके फफोले पड़ गए। स्वास्थ्य विभाग में इसे लेकर हड़कंप मच गया है। गलत इंजेक्शन से तबीयत बिगड़ने की आशंका है। जिला में
मिली थी कि जो बच्चों का वार्ड है यहाँ पे कुछ बच्चों को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगने के बाद सिरपिस वाला प्रॉब्लम हुआ। तो अभी आकर मौके पे देखा है तो बच्चे ऑलमोस्ट अंडर ऑफ कंट्रोल है और कुछ 3 बच्चे प्राइवेट नर्सिंग होम में उनके माता पिता लेकर गए, हम लोग वहाँ भी देखने जा रहे हैं। 3 बच्चे आईसीयू में हैं बट दे आर आल्सो स्टेबल। बच्चे यहाँ पे भर्ती हैं अस्पताल में और 26 बच्चे उसमें परेशान हुए हैं, फोले फफोले फुंसी, एकदम उनको उल्टी हुई, उनको बुखार आया और एकदम फफोले हो गए। इसको लेकर अफरा तफरी मच गई और कुछ परिजन अपने बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। 5 बच्चे भी आईसीयू में हैं, कुछ बच्चे कंट्रोल में हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। एक साथ 25-26 बच्चों को एक साथ तबीयत खराब हो जाना निश्चित है कि ये अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही है। कौन सी ये बता रहे हैं कि कोई दवा से हमने एंटीबायोटिक दिया था, उसकी वजह से ऐसे बच्चों को एक साथ बुखार आ गया, फफोले हो गए। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसी घटना हुई, प्रशासन के लिए जांच का विषय है। प्रशासन आया है, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन ये बहुत बड़ी जांच का विषय है कि ऐसी बड़ी घटना निम्स में क्यों हुई। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतेश शारदा जुड़ गए हैं। प्रीतेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि गलत इंजेक्शन लगाने की बात यहां पर कही जा रही है, क्या इंजेक्शन को जांच के लिए भेजा गया है? क्या जानकारी मिल पाई है? जांच किस तरीके से की जाएगी? देखिए, बिल्कुल इसमें अपडेट यही है। एसडीएम ममता खेड़े जिनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ऑर्डर लेकर जो है मतलब कलेक्टर साहब से ऑर्डर लेकर जो है इनको आगे सैंपल के लिए भेजा जाएगा और इसकी जांच कराई जाएगी कि आखिर किस प्रकार का इंजेक्शन जो है बच्चों को लगाया गया। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम जो है जिला अस्पताल के शिशु वार्ड का है, जहां पर करीब 26 बच्चे जो है वार्ड के अंदर थे और जिसमें 16 बच्चे की तबीयत बिगड़ी है और 5 बच्चों को जो है आईसीयू में भर्ती किया गया है। फिलहाल जो है सभी बच्चे खतरे से बाहर है, किसी भी प्रकार की अनहोनी सामने नहीं आई है और अधिकारी जो है इसमें जांच करके दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ठीक है प्रीतेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते रायगढ़ से अगली खबर है, जहां पर नटवर स्कूल में धार्मिक नारे लगाने पर छात्र को सजा देने पर हंगामा हुआ है। एबीवीपी ने स्कूल में प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने प्रिंसिपल के इस्तीफे या उनके ट्रांसफर की मांग रखी है। वहीं आला अधिकारियों के आश्वासन मिलने के बाद एबीवीपी ने धरना खत्म किया। तहसीलदार ने कहा कि मामले की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। जय श्री राम बोलते हैं, उसके मुंह से भी ये निकला तो टीचर के द्वारा जो है उसको एक थप्पड़ मारा गया और उसको प्रिंसिपल ऑफिस ले गया गया। प्रिंसिपल मैम को ये पता चलते ही उन्होंने उसको 4 पीरियड तक, जबकि बच्चे का स्वास्थ्य खराब था इस कारण उसको झपकी आ गई थी और प्रिंसिपल मैम को ये पता था नहीं पता था हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसको 4 पीरियड तक खड़ा करके रखा गया जबकि उसका स्वास्थ्य खराब था। तो ये हिंदू धर्म के साथ सरासर अन्याय है, जब हिंदू संस्कृति से बच्चा बड़ा हुआ है। इनके द्वारा कोई शिकायत बताया जा रहा है बच्चों के संबंध में, किसी के द्वारा किसी टीचर के द्वारा मिसबिहेव किया गया है, इसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत किया जा रहा है। अभी ज्ञापन इनके द्वारा दिया जाएगा, जो भी समस्या है उसका फिर जांच करके उचित कार्रवाई किया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीपाल यादव जुड़ गए हैं। श्रीपाल, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि धार्मिक नारेबाजी पर छात्र को सजा दी गई है और कलेक्टर की ओर से यह आश्वासन दिया गया है एबीवीपी को कि कार्रवाई की जाएगी, चूंकि प्रिंसिपल की के इस्तीफे की मांग यहां पर की जा रही है। देखिए, जब ये मामला सामने आया था कि नटवर स्कूल में एक बच्चा जब क्लास के दौरान वो सो गया था तो उसकी जो टीचर थी उसने उसे जगाने की कोशिश की और उसके बाद उसके मुंह से जस्ट ये निकला जो टीचर थी उसने एक थप्पड़ मारा। उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास ले गए। प्रिंसिपल ने उसे सजा के तौर पर सबसे पहले उसे 4 पीरियड तक यानी 4 क्लास होते तक उसको खड़ा रखा। उसके बाद उसे घर भेजा गया। जब उसके घर पर उसने अपने माता पिता और आसपास के लोगों को बताया कि जब मैंने जय श्री राम बोला उसके बाद मुझे थप्पड़ मारा गया है। उसके बाद एबीवीपी और जो बाकी कार्यकर्ता हैं वो स्कूल पहुंचते हैं और धरना देते हैं और कलेक्टर और जिला प्रशासन के लिए के साथ ज्ञापन देते हैं कि जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा ये कहा गया है कि जय श्री राम नारा क्यों लगाया गया। इस बात को लेकर एबीवीपी ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद जब तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं उसके बाद पूरा मामला शांत किया गया है। फिलहाल अब तक जानकारी के अनुसार एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं जो
छात्र है ठीक है। वो चाहते हैं कि जो प्रिंसिपल है ठीक है प्रिंसिपल शिवपाल, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रतलाम से अगली खबर है, जहां पर रतलाम में कालिका माता नवरात्र मेले में इस बार दुकानदारों को अपना नाम दुकान के बाहर चस्पा करना होगा। इस फरमान को लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी का इस पर कहना है कि हमने बिचौलियों पर शिकंजे के लिए दुकान पर नाम का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को यूपी से जोड़ते हुए बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाया है। जिस आधार कार्ड को लगा के वो दुकान का आवंटन चाहते हैं और जिसको दुकान आवंटित होती है वह दुकान पे अपना नाम लिखे। किसी प्रकार की बातें दबी जुबान से हमको सुनने को मिलती है कि कैसे भी इस व्यवस्था को सुचारू करें कि जिसके नाम का आधार कार्ड आवंटन में है दुकान में उन्हीं को दुकान मिले। इसलिए हमारा ये समिति का, निगम प्रशासन का यह प्रयास है कि जिसके नाम दुकान आवंटित हो वह दुकान पे अपना नाम लगा दे। ये निर्णय सिर्फ धर्म आधारित है और इसके पीछे यही उद्देश्य है जो यूपी में चल रहा है, उस हिसाब से ये उस तर्ज पे काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी का हमेशा से धर्म की राजनीति का टारगेट रहा। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, नवरात्र मेले में दुकानदारों को अपना नाम अब दुकान के बाहर चस्पा करना होगा, इसे अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन राजनीति भी इस पर जमकर हो रही है। क्या कहना है बीजेपी का, क्या कहना है कांग्रेस का और लोगों की क्या राय है इसे लेकर? जी बिल्कुल, कुछ दिनों में जो है नवरात्र का मेला लगने वाला है। देखिए पहली बार जो ये स्थिति यहाँ पर जो निर्णय लिया गया है MIC के जो राजस्व समिति है उसके द्वारा कि जो दुकानें आवंटित होगी उनमें जो है दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। देखिए कारण तो यह बताया गया है बीजेपी की तरफ से कि जो आवंटन होती है दुकानें तो वो कुछ बिचौलिए खरीद लेते हैं और उसके बाद जो है बड़े दाम में दूसरे लोगों को दे देते हैं। तो ये जो है बिचौलियों की इस पर जो है अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन देखिए अब इसको किस तरीके से लिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जो यूपी में जिस तरीके से दुकान पर नाम लिखने का जो मामला गरमाया था उसको लेकर कैसे जोड़ दिया और आरोप लगाए हैं बीजेपी पर कि धर्म की राजनीति वो कर रही है। लेकिन देखिए थोड़े दिन में जब मेला शुरू होगा यहाँ पर व्यापारी आएंगे, सभी वर्ग के व्यापारी, सभी समाज के व्यापारी यहाँ होंगे, तो उनमें किस तरीके से इस चीज को लेकर क्या ऑब्जेक्शन आता है यह देखना होगा या फिर इसमें जो है कोई संगठन जो है वो भी सामने आते हैं। अगर संभव हो तो आपके आसपास अगर कोई दुकानें खुली हो तो वहां पर दुकानदारों से जरा बात करने की कोशिश कीजिए, क्या राय है उन्हें उनकी इसे लेकर। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी तो फिलहाल जो मेले की दुकानें हैं वो कुछ दिन बाद खुलेगी, लेकिन जो पुरानी दुकानें हैं यहाँ पर वो यहाँ पर लगी हुई हैं, तो ऐसे में उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर स्थिति होगी। देखिए एक निर्णय जो है आपने सुना होगा कि दुकानों पर नाम लिखना होगा, आप क्या सहमति देते हैं इसको लेकर के, क्या चीज है, क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं। वो ये नगर निगम ने ये फैसला इसलिए लिया कि यहाँ पे क्या है कि जो प्लाट लेते हैं वो दुकान नहीं लगाते हैं और जो बाहर से आते हैं उसको 5 गुना 10 गुना रेट में। तो क्या आप भी लगाएंगे यदि नाम लिखना होगा दुकान पर? अपने तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है जी, और अपने महीने की दुकान है भी नहीं, अपने तो 12 ही महीने की है। आप बोर्ड पे दिखा दो। तो ये निर्णय से कोई दिक्कत तो नहीं है? लोग काय की दिक्कत है? तो देखिए कुछ दुकानदारों का कहना है कि निर्णय से कोई दिक्कत नहीं है, और भी दुकानदार है उनसे जानेंगे। इस बार जो ये निर्णय लिया गया है इस तरीके का कि नाम चस्पा करना होगा दुकान के बाहर, इससे कोई आपत्ति, कोई दिक्कत या कोई? इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है। अपने पूर्वजों का जैसे नाम अपने चलता रहता है ऐसे अगर अपने अपनी दुकानों पे नाम लिखेंगे तो अच्छी बात है ना उसके लिए। तो कि अपने पूर्वजों की दुकानें चल रही है उस तरीके से अपने दुकानों पे नाम देखा तो अच्छा रहेगा कि इस बंदे की ना दुकान है, इसके पूर्वज है, अपने सरनेम चलता रहता है, ऐसे अपने सरनेम टू सरनेम चलता रहता है इंसान का, तो उससे कोई आपत्ति नहीं है अगर दुकान पे नाम रहेगा तो। तो देखिए फिलहाल तो जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखना होगा कि जब आने वाले समय में या जब दुकानें आवंटित होगी और जो बाहर से व्यापारी आते हैं काफी, उनमें किस तरीके से इस चीज को लिया जाता है। अभी व्यापारियों का यहाँ आना जो है अब शुरू होगा और उसके बाद जब दुकान आवंटित होगी और ये आदेश का पालन करने के लिए कहा जाएगा तब क्या स्थिति बनती है, क्या कोई संगठन, हिंदू संगठन भी इसमें जो है सामने आते हैं, इसको किस तरीके से लिया जाता है, यह अब देखने की बात होगी कि जब दुकान आवंटित होगी तब इसको किस तरीके से लिया जाता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सीहोर के देवी धाम सलकनपुर में मंदिर ट्रस्ट ने आजीविका मिशन के बनाए जा रहे लड्डुओं पर सवाल उठाए हैं। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय का आरोप है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अमानक लड्डू बना रही हैं। लड्डुओं से अजीब
बदबू आती है। लड्डुओं की गुणवत्ता को लेकर श्रद्धालुओं ने भी शिकायत की है। वहीं समिति समूह की महिलाओं ने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि शुद्ध घी और साफ सफाई से लड्डू बनाते हैं। हमारे लड्डू के विषय में जो कहा जा रहा है वो सारी गलत भावनाएं हैं। गलत इससे कहा जा रहा है हमारे लड्डू में ऐसी कोई महक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी श्रद्धालु आते हैं। मैं भी उस दिन कलेक्टर साहब से मिलने गई थी, उस दिन भी मेरे को 2-4 श्रद्धालु मिले। उन्होंने मेरे लड्डू के बारे में पूछा कि यहाँ पहले मंदिर था, मंदिर पे लड्डू बिकते थे, आजकल कहाँ है, ये चीजें पूछी गई। सर वो कह रहे थे हमको लड्डू चाहिए थे, तो लड्डू हमको नहीं मिल पाया। मंदिर प्रांगण में या परिधि में जो भी कोई दुकान हमारे यहाँ होती नहीं है, तो जे यहाँ से जो बेच रहे थे वो कांग्रेस के से उस समय में इन लोगों को यहाँ बिठाल दिया था। अब मंदिर में चूंकि पूरा रिनोवेशन हो रहा, टूट फूट हो रही, बैठने की कहीं जगह नहीं है, वो हर कहीं बैठे और मंदिर के नाम से लड्डू बेचे, तो इस पे हमें आपत्ति है। ट्रस्ट समिति ने प्रस्ताव पास करके और माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि इन्हें अन्यत्र कहीं जगह दी जाए और मंदिर का मोनो हमारे नाम का इसमें हटवाया जाए। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश नागर जुड़ गए हैं। दिनेश, यहाँ पर लड्डू की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर जो लोग लड्डू बनाते हैं, जिस तरीके से जो समिति समूह की महिलाएं हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या सफाई दी गई है और श्रद्धालुओं का इसमें क्या कुछ कहना है, श्रद्धालुओं की क्या राय है इसे लेकर? बिल्कुल, मैं बता देना चाहूंगा कि देखिए नवरात्रि आने वाले हैं और नवरात्रि में इस मंदिर में जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और लड्डुओं का भोग माता को लगाते हैं। ऐसे में लड्डुओं पर सवाल उठना एक बहुत बड़ी बात है और ये जांच का विषय है। इस पूरे मामले पर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है महेश उपाध्याय, उन्होंने कलेक्टर से लिखित में शिकायत की है कि ट्रस्ट को जो है श्रद्धालुओं ने भी शिकायत की है कि लड्डुओं में अजीब सी महक आती है। इसको लेकर के कलेक्टर को आवेदन दिया गया है और जांच के लिए कहा गया है। वहीं इस पूरे मामले पर जो है स्वसहायता समूह की अध्यक्ष और अन्य बहनों का कहना है कि ये पूरी जो बातें हैं वो निराधार है और लड्डू जो है हम पूरे गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। इसकी जांच भी हो चुकी है और हमारे पास में फूड डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट भी है। बात करें श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं ने जो है ट्रस्ट को जो है लड्डू की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की है। जी ठीक है दिनेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्ती जिले में अनोखा मामला सामने आया है, जहां मालखरौदा के छापोरा ग्राम में स्टेट बैंक की फर्जी शाखा खोली गई। स्टेट बैंक के अधिकारियों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और कथित बैंक मैनेजर फरार हो गया। शाखा में 5 कर्मचारी मौजूद थे जिन्हें इंटरव्यू के जरिए रखा गया है। स्टेट बैंक की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सर उन्होंने थोड़ा सा टाल मटोल के थोड़ा इधर उधर से बात किया, नहीं कभी उन्होंने फॉर्म भर के हम लोग यहाँ आए हैं, या तो किसी ने कहा है कि हम लोग IBPS के तौर पे हम लोग आए हैं, वहाँ के एग्जाम फाइट करके हम लोग वहाँ के मीन्स उसको हम लोग फाइट करके आए हैं और हम लोग रिक्रूटमेंट हुई है, ये इनका कहना है। और ऐसे कुछ नहीं होता है सर। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर रिक्रूटमेंट आते हैं तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही निकालती है इसकी, ठीक है। ये चीज हमने पकड़ा और यहाँ पे जो भी चीजें हम लोग जो भी देख रहे हैं सारी चीज फर्जी लगी। और चलिए सक्ती से हमारे सहयोगी अविनाश पटेल लाइव जुड़ गए। अविनाश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, वो फरार बताया जा रहा है। जिन 4 लोगों को हायर किया गया था उनसे क्या जानकारी मिल पाई है? जी, जिस तरह से एक प्रतिष्ठित बैंक का जो ब्रांच खोला गया है, स्टेट बैंक एक प्रतिष्ठित बैंक है, जब वहाँ एक बड़े बैनर और बड़े सेटअप के साथ ब्रांच खोला गया था तो स्थानीय जो डबरा शाखा के मैनेजर है उनको जब जानकारी मिली तो उन्होंने जब वहाँ वेरीफाई किया तो ये पूरा बैंक का जिस तरह से सेटअप रहता है वहाँ वो खोला गया था। तो कहीं ना कहीं ये बैंक सेटअप का जो मामला था, जो नौकरी लगाने के नाम पे ठगी का मामला अब खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जो स्टेट बैंक भर्ती करता है वो ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से और एक लंबी प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से भर्ती की जाती है। लेकिन जो वहाँ उपस्थित थे, हम लोगों ने एम्प्लॉय लोग से पूछा कि आप लोग की भर्ती कैसे हुई, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट लेटर आया था और रायपुर में बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये स्टेट बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर एक फर्जीवाड़ा सामने आया गया था और वहाँ छपोरा शाखा को नया सेटअप किया गया था उनको विश्वास दिलाने के लिए कि आपकी नौकरी सही जगह लगी, जबकि वो शाखा ही पूरी तरह से फर्जी था। अभी तक हम लोगों ने कई मामले देखे थे, ऑनलाइन ठगी की, OTP के माध्यम से ठगी की या कई लिंक के माध्यम से ठगी की, लेकिन ये पूरा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है और अब जांच का विषय है।
इसके अलावा चूंकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही मुख्य आरोपी तक पहुंचेगी, उसके बाद कई खुलासे होने बाकी हैं। आप नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।